अभी हाल ही में वित्त आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने यह बताया है कि भाई केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा किस तरह से किया जाए। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं रोड बम्प्स। अब देखो, बम्प का मतलब होता है उभार। जैसे आप ये रोड पे जा रहे हो, सीधे सीधे अचानक ये उभार आ जाए, ये जा रहे हो सीधे सीधे अचानक ये उभार आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं बम्प। तो कुल मिला के एक रोड मैप प्रस्तुत किया है वित्त आयोग ने एक रोड मैप प्रस्तुत किया है कि भाई रोड मैप का मतलब है कि एक नक्शा बनाया है, एक खाका प्रस्तुत किया है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा किस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये जो एक तरीके से रोड मैप तैयार किया है ना, इसमें कई तरीके की आप कह सकते हो कि उलझने हैं, है ना, उनमें कई तरीके की समस्याएं भी है। तो उन्हीं सब की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। द फाइनेंस कमीशन रोड मैप कि भाई जो हमारा वित्त आयोग है, उसने जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो उसने एक कच्चा रोड तैयार किया है इज क्रिटिकल, कि भाई उसने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है ना, इज क्रिटिकल। तो ये जो रोड मैप है या फिर ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमिड का मतलब होता है के बीच। अ स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है कि जैसे दो पार्टी हैं, उनके बीच में तनातनी मची हुई है ना, कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आप कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप है ना बिल्कुल एकदम रुके हुए पड़े हो दोनों, उसे बोलते हैं गतिरोध। अ स्टैंड ऑफ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो टैक्स के बंटवारे को लेकर, खासकर जीएसटी को लेकर अगर हम वर्तमान में बात करें, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालातों में वित्त आयोग ने अभी हाल ही में जो है अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है टैक्स के बंटवारे को लेकर। आगे देखते हैं। ऑन मंडे, सोमवार को, द 15th फाइनेंस कमीशन, तो ध्यान में रखना ये 15वां वित्त आयोग है, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कि भाई सोमवार को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की विथ रिकमेंडेशंस, जिसमें जो है सिफारिशें की गई, अनुशंसाएं की गई। किस बात को लेकर सिफारिशें की गई? ऑन द फॉर्मूला, कि भाई फॉर्मूला बनाया जाए फॉर शेयरिंग द डिविजिबल पूल। डिविजिबल मतलब बांटने लायक, पूल का मतलब होता है एक तरीके की, जैसे इकट्ठा होता है ना कोई, जैसे अमाउंट है कोई, है ना, कोई इकट्ठी राशि है, तो उसको आप क्या बोलोगे? पूल बोलोगे, इकट्ठी राशि। तो एक तरीके से डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स, कि भाई वह टैक्स जो कि बांटने योग्य है केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, वो जो राशि है उसको कैसे बांटा जाए, कैसे शेयर किया जाए उसे, कि केंद्र को कितना मिले, राज्य को कितना मिले। इससे संबंधित जो है उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है और अपनी रिपोर्ट में इस बात को रखा है। रेवेन्यूज, टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन, रेवेन्यू का मतलब राजस्व, कि भाई जो भी टैक्स के माध्यम से, है ना, जो भी टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो भी राजस्व प्राप्त होता है, उसका मतलब जो भी इकट्ठा होता है ना, उसको किस तरह से बांटा जाए, इस संबंध में एक फॉर्मूला जो है फाइनेंस कमीशन ने सुझाया है। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉर द नेक्स्ट 5 years टू द प्रेसिडेंट, कि अगले आने वाले 5 सालों तक राजस्व का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस तरह से किया जाए, इसके संबंध में फॉर्मूला। और इसके अलावा जो है कई सिफारिशें 15वें वित्त आयोग ने जो है राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट में रखी हैं। आगे देखते हैं। द पैनल्स प्रोपोज्ड फिस्कल रोड मैप, कि भाई ये जो पैनल है, कि भाई ये जो पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह जो होता है ना, कि भाई ये जो आयोग है, इसके लिए कहा गया है। प्रोपोज्ड का मतलब है प्रस्तावित। द पैनल्स प्रोपोज्ड फिस्कल रोड मैप, फिस्कल का मतलब हो गया वित्तीय, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो वित्तीय रोड मैप है ना, कि भाई ये जो नक्शा, ये जो सिफारिशें पैनल ने प्रस्तुत की है, प्रस्तावित की हैं, अप टू कब तक के लिए? 2025-26, 2025-26 तक के लिए अपनी सिफारिशें रखी हैं। विल ओनली कम इनटू द पब्लिक डोमेन, ये सिफारिशें सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगी। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र। ओनली कम इनटू द पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन का मतलब हो गया सार्वजनिक क्षेत्र में, कि ये सिफारिशें सिर्फ तब जाकर पब्लिक क्षेत्र में आएंगी, यानी कि लोगों के सामने इन अनुशंसाओं को सार्वजनिक किया जाएगा वंस इट इज़ टेबल्ड इन पार्लियामेंट। टेबल का मतलब है यहाँ पे रखना, कि जब ये अनुशंसाएं, जब ये रिकमेंडेशंस संसद में रखी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखना, कभी भी हम पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ना, कि ये द पार्लियामेंट नहीं लगाते हम, ध्यान रखना। पार्लियामेंट को हम बिना द के प्रयोग करते हैं, सीधा पार्लियामेंट लिखते हैं। तो वंस इट इज़ टेबल्ड इन पार्लियामेंट, कि भाई जैसे ही ये अनुशंसाएं, जैसे ये सिफारिशें पार्लियामेंट में रखी जाती हैं, तो उसके बाद में ये जो है पब्लिक डोमेन में आएंगी, तभी जाकर। इफ़ नॉट इन द विंटर सेशन, कि भाई या तो हो सकता है इस विंटर सेशन में, विंटर सेशन का मतलब है कि ये जो शीतकालीन सत्र है ना संसद का, या तो हो सकता है इसी दौरान रख दिया जाए,
और नहीं तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम बिफोर द यूनियन बजट, कि भाई केंद्र सरकार का जो बजट आता है ना फॉर 2021-22 इज प्रेजेंटेड, कि भाई 2021-22 कि या तो हो सकता है हम अभी रख दें ये जो शीतकालीन सत्र है उसी दौरान इन सिफारिशों को जो है संसद में प्रस्तुत कर दिया जाए, और नहीं तो फिर कम से कम ये जो यूनियन बजट आएगा हमारा, केंद्र सरकार का जो बजट आता है हमारा 2021-22 का, उस बजट के पहले जो है हो सकता है इनको हम प्रस्तुत कर दें। तो जब ये पार्लियामेंट में एक बार प्रस्तुत हो जाएंगी तो उसके बाद में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में इन सिफारिशों को बताया जाएगा। एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट कि भाई हमने कुछ कहा आपसे, आपने उस बात पे क्या एक्शन लिया। एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब है ऐसी रिपोर्ट जिस पे एक्शन लिया गया। वुड रिवील कि भाई ठीक है वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें रख दी, अब केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है उसके माध्यम से पता चलेगा। वुड रिवील का मतलब है कि केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है, उस एक्शन से पता चलेगा। रिवील का मतलब है खुलासा होना, पता चलना। द गवर्नमेंट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कि भाई सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को स्वीकारा या फिर रिजेक्ट कर दिया या फिर खारिज कर दिया, ये हमें पता चलेगा सरकार क्या एक्शन लेती है। ऑफ द पैनल्स प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब हो गया निर्देश, है ना, कि भाई जो भी इस पैनल ने, जो भी इस आयोग ने निर्देश दिए हैं उन निर्देशों को जो है सरकार ने पूरी तरीके से स्वीकार लिया या फिर पूरी तरीके से खारिज कर दिया, ये हमें पता चलेगा जब सरकार जो है क्या एक्शन लेती है, जब सरकार अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। When the 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड, अब देखो अगर हम बात करें कि पिछली बार जब 14वें वित्तीय आयोग ने सिफारिशें की थी, रिकमेंडेड अ शार्प इंक्रीज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना किसी चीज़ को, इन देयर टेक होम कट। देखो टेक होम कट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ टेक होम पे, इसका मतलब होता है कि आपकी आपकी जो पेमेंट है उसको, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उस टैक्स को काट देने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो कहलाएगा आपका टेक होम पेमेंट। टेक होम पेमेंट का मतलब है कि टैक्स काटने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचा जिसको आप घर लेके जा सकते हो उसे कहेंगे टेक होम पेमेंट। तो देखो पिछली बार क्या हुआ था, जब 14वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी थी तो उसने बढ़ा दिया था, किस चीज़ को बढ़ा दिया था, टेक होम कट। कि भाई टेक होम कट का मतलब है कि भाई इतना पैसा केंद्र सरकार ले जाओ और इतना पैसा विभिन्न राज्य ले जाओ। फ्रॉम 32% टू टेक इंक्रीज टू 42% ऑफ द डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल का मतलब है कि बांटने योग्य इकट्ठी राशि। तो देखो ये जो बांटने योग्य इकट्ठी राशि हुआ करती थी ना केंद्र सरकार के बीच में और विभिन्न राज्यों के बीच में, तो इसको बढ़ा दिया था 14वें वित्त आयोग ने, 32% से 42% कर दिया था ऑफ रेवेन्यूज, कि भाई जितना भी टोटल रेवेन्यूज आएगा उस रेवेन्यूज का जो है एक तरीके से पहले कितना बढ़ता था, 32% बांटा जाता था केंद्र में और राज्य में, अब उस 32% को बढ़ा के 42% कर दिया। कि भाई जो कोटा होता है ना टोटल डिविजिबल पूल, कि भाई जो डिविजिबल पूल का मतलब है बांटने योग्य जो कोटा होता है उस कोटे में बढ़ोतरी कर दी गई, 32% से बढ़ा के उसे 42% कर दिया गया था और केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार भी लिया था। एंड द सेंटर एक्सेप्टेड इट, ये 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है और केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार भी लिया था। स्टेट्स हैड ऑब्वियस कॉज टू बी अपबीट, तो उस दौरान क्या हुआ था कि भाई राज्य जो थे, हैड ऑब्वियस का मतलब है स्वाभाविक, कॉज का मतलब है कारण, टू बी अपबीट, अपबीट का मतलब होता है एक खुशी की फीलिंग आना, है ना, कि भाई बिल्कुल खुश हो जाना, जोश, खुश हो जाना, उत्साहित हो जाना। तो जब 14वें वित्त आयोग ने जो है सिफारिश की थी कि भाई जो भी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी डिविजिबल पूल है रेवेन्यू से संबंधित, उसमें 32% से उसमें जो है इजाफा करके 32% से 42% कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया तो राज्य जो है स्वाभाविक रूप से खुश थे, है ना। स्टेट सेट्स ऑब्वियस कॉज, कि भाई राज्यों के पास कारण था स्वाभाविक रूप से खुश होने का, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस जब अनुशंसा को मान लिया गया था तो निश्चित रूप से राज्य जो है खुश नजर आए थे और ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक स्वाभाविक कारण था राज्यों के खुश होने का। हाउएवर, हालांकि देयर एक्चुअल शेयर्स ऑफ टोटल टैक्सेस मोप्ड अप, देखो मोप अप का मतलब होता है किसी टास्क को फिनिश करना, किसी काम को फिनिश करना। हैव टर्नड आउट, टर्नड आउट का मतलब होता है मतलब टर्न आउट का मतलब आप कह सकते हो निकला, पता चला, साबित हुआ। जैसे आप कहो कि यार मैंने तो उसे जो है बहुत साधु संत आदमी समझा लेकिन वो चोर लफंगा साबित हुआ, है ना, बट ही टर्नड आउट टू बी अ लायर, ही टर्नड आउट टू बी अ थीफ। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई वो इस तरह से साबित हुआ, ऐसा निकला। तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, फार लोअर, फार लोअर का मतलब है बहुत ही कम, फार लोअर का मतलब है बहुत ही कम, टू बी का मतलब है होना। आगे देखते हैं,
हाउएवर देयर एक्चुअल शेयर्स ऑफ टोटल टैक्सेस मॉप्ड अप हैव टर्न्ड आउट टू बी फार लोअर। देखो अब ये जो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो डिविजिबल पूल बनेगा ना केंद्र सरकार के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए जो डिविजिबल पूल बनेगा वो बहुत कम है। एक्चुअल वास्तविक शेयर की अगर हम बात करें, वास्तविक हिस्से की अगर हम बात करें, टोटल टैक्सेस मॉप्ड अप, कि भाई जो भी टोटल टैक्स जिसको कि हम काम फिनिश होता है, टोटल टैक्स जो कलेक्ट होता है, हैव टर्न्ड आउट टू बी, वो टोटल टैक्स जो है ऐसा साबित हुआ, ऐसा पता चला बहुत ही कम, एज द सेंटर डिप्लॉयड, यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में टैक्स से संबंधित जो डिविजिबल पूल है वो बहुत ही कम साबित हुआ, बहुत ही कम निकला। क्यों? इसलिए एज चूंकि द सेंटर डिप्लॉय का मतलब होता है यूज करना, मोर सेसेस एंड सरचार्जेस टू गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एडिशनल रेवेन्यूज अतिरिक्त टैक्स इन रिसेंट ईयर्स। देखो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में प्रयोग किया, डिप्लॉय का मतलब है यहाँ पे प्रयोग करना। क्या किया केंद्र सरकार ने, किस चीज का उपयोग किया? केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के वर्षों में, रिसेंट ईयर्स मतलब अभी हाल ही के वर्षों में, केंद्र सरकार ने कई तरह के सेस लगाए हैं। सेस का मतलब होता है अतिरिक्त टैक्स, इसको आप उपकर भी कह सकते हो ना, इसको हम टैक्स में नहीं मानते, टैक्स के अलावा एक दूसरा टैक्स कह सकते हो आप, इसे अतिरिक्त कर कह सकते हो आप, इसे उपकर कह सकते हो। सरचार्ज को हम हिंदी में बोलते हैं अधिभार, है ना। टैक्स के अलावा जो टैक्स लगाए जाते हैं ना उनको कहा जाता है सेस या फिर सरचार्ज। तो केंद्र सरकार को सेस और सरचार्ज के माध्यम से बहुत अत्यधिक मात्रा में अभी हाल ही के वर्षों में जो है रेवेन्यू प्राप्त हुआ। अब ये जो सेस और सरचार्ज के माध्यम से जो टैक्स मिला है सरकार को अतिरिक्त, ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसलिए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है कि ये जो अगर हम बात करें ना टोटल डिविजिबल पूल की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है ना। आगे देखते हैं। देयर आर फ्रेश रीजन्स फॉर द स्टेट्स टू बी एंक्शियस। देयर आर फ्रेश रीजन्स का मतलब है बिल्कुल नए कारण हैं राज्यों के पास चिंतित होने के। टू बी का मतलब मैंने आपको बताया होना, चिंतित होने के विभिन्न राज्यों के पास बिल्कुल नए कारण हैं। अबाउट किसके बारे में चिंतित होने? अबाउट मतलब के बारे में। द कमीशंस रेवेन्यू शेयरिंग रिकमेंडेशंस, कि भाई ये जो कमीशन है, ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसने जो सिफारिशें दी हैं राजस्व के बंटवारे को लेकर, है ना। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब है राजस्व को शेयर करना, कि भाई राजस्व के बंटवारे को लेकर जो रिकमेंडेशंस वित्त आयोग ने दी है, इसके बारे में विभिन्न राज्यों की कई नई चिंताएं हैं। नॉट इन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट का मतलब होता है नॉट एट ऑल, है ना, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑफ देयर रिसेंट स्टैंड ऑफ विथ द सेंटर। देखो रिसेंट अभी हाल ही का, स्टैंड ऑफ का मतलब है गतिरोध, विथ द सेंटर, कि भाई जो विभिन्न राज्य है ना, कि एक तरीके से आप कह सकते हो, या विभिन्न क्या, सारे की सारे जो भी राज्य हैं उनका हमें केंद्र सरकार से स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। एक गतिरोध राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में हमें देखने को मिला था। किस बारे में, किस बात को लेकर? ऑन हाउ देयर जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज, ड्यूज का मतलब होता है बकाया, जीएसटी कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है हर जाना, क्षतिपूर्ति देना, ड्यूज विल बी पेड दिस ईयर। तो इस बात को लेकर हमने अभी पहले के एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच में लड़ाई बनी हुई थी। किस बात को लेकर? कि भाई जीएसटी का जो कंपनसेशन केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों को देना होता है तो वो नहीं दिया गया है ना, तो वो किस तरह से दिया जाएगा? जीएसटी कंपनसेशन ड्यू जो बकाया है, विल बी पेड, वो किस तरह से पे किया जाएगा? तो इस बात को लेकर जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो तनातनी या फिर स्टैंड ऑफ की स्थिति जो है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में बनी हुई थी। एक बात ध्यान देना, जब जीएसटी को लागू किया गया था तो केंद्र सरकार ने टैक्स को वसूल करने की ज़्यादातर पावर अपने हाथ में ले ली थी केंद्र सरकार ने। तो विभिन्न राज्यों ने कहा कि भाई आप जीएसटी के माध्यम से ज़्यादातर टैक्स आप खुद वसूलोगे, तो अभी तक हम जो टैक्स वसूलते थे और अब हमें जो टैक्स का नुकसान उठाना पड़ेगा उसका क्या? तो केंद्र सरकार ने कहा था कि आगे आने वाले सालों में हम क्या करेंगे, आपको जीएसटी का ये जो एक तरीके से हमने जीएसटी लागू कर दिया, तो अब आपको जो टैक्स का नुकसान उठाना पड़ेगा ना उसका कंपनसेशन हम आपको देंगे, उसे हम जीएसटी कंपनसेशन कहेंगे, है ना। तो जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक, आप ये नहीं कह सकते, मतलब अभी तक जो है ना पूरा जो जीएसटी कंपनसेशन मिलना चाहिए राज्यों को वो नहीं मिला। तो इसी बात को लेकर जो है लगातार केंद्र सरकार और राज्यों में जो है गतिरोध बना हुआ था, स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई थी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न राज्य हैं, उन्हें
चिंताएं हैं अभी हाल ही में वित्त आयोग ने जो फॉर्मूला रखा है राजस्व के बंटवारे के लिए, वो चिंताएं इसलिए नहीं है कि भाई ये जो जीएसटी कंपनसेशन को लेकर जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था, नहीं, उनकी और भी अन्य कई चिंताएं। देखो यहाँ पे नॉट इन द लिस्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है नॉट एट ऑल, कि भाई विभिन्न राज्य चिंतित हैं नए रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर। इसलिए नहीं कि अभी हाल ही के दिनों में हमें जो एक गतिरोध देखने को मिला था विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज को लेकर, नहीं, उनकी अन्य कई चिंताएं हैं, अन्य कई बातें हैं जिनको लेकर विभिन्न राज्य चिंतित हैं। उन्हीं बातों को आगे एडिटोरियल बताएगा, आगे देखते हैं। While 22 states have now come on board, come on board का मतलब होता है एक साथ आना, with a solution conjured up by the center। अब देखो केंद्र सरकार ने अभी तक जो है जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया। भाई केंद्र सरकार का कहना है कि हमारे पास जो है ना पैसा है ही नहीं, जितना टैक्स आना था उतना टैक्स आया नहीं, कोरोना वायरस के चलते एक तरीके से जो है टैक्स का बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा, अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई। तो अब हम आपको जो है केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि भाई ये कोरोना वायरस को देखो, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्लो हो चुकी है, टैक्स हमारे पास उतना आया नहीं है, तो हम आपको जीएसटी कंपनसेशन कैसे दें। फिर राज्यों का कहना था कि भाई हमें नहीं पता आप कैसे दोगे, लेकिन हम जो है आपको जीएसटी कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो फिर केंद्र सरकार ने कुछ समाधान, केंद्र सरकार ने कुछ ऑप्शन राज्यों को दिए कि भाई ये ऑप्शन ले लो, आप ये ऑप्शन ले लो। तो जो भी समाधान केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को सुझाए, उन समाधानों पे राजी हो गए कई राज्य, है ना, 22 स्टेट्स कि 22 राज्य जो है एक साथ आ गए, मतलब 22 राज्य जो है राजी हो गए विद अ सॉल्यूशन, उस समाधान के साथ जो कि केंद्र सरकार के द्वारा सुझाया गया। कंजर्ड अप, इसको देखना, कंजर अप का मतलब क्या होता है। देखो कंजोर का मतलब होता है एक तरीके का जादू करना। कंजर्ड अप का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को क्रिएट करना। मतलब आप कोई चीज को क्रिएट कर देते हो बहुत ही जादुई तरीके से, उसे कहा जाता है कंजर्ड अप। तो लगातार कई दिनों से जो है जीएसटी के ऊपर लड़ाई चल रही थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो अचानक केंद्र सरकार ने क्या किया, विभिन्न राज्यों को कोई सॉल्यूशन सुझाया। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन इस तरह के हैं कि भाई केंद्र सरकार ने कहा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि ये जो जीएसटी कंपनसेशन देना है ना केंद्र को, राज्यों को जो जीएसटी कंपनसेशन देना है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि भाई आप ऐसा करो, बाजार से, मार्केट से आप पैसा उधार ले लो, फिर बाद में जो है हम दे देंगे उसे, है ना। इस तरह की कुछ बातें केंद्र सरकार ने राज्यों से कही। तो ये जो समाधान केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाया, अचानक से ये एक बहुत ही समाधान जो केंद्र सरकार लेके आई ना, इस समाधान को क्रिएट किया केंद्र सरकार ने बहुत ही जादुई तरीके से। तो 22 राज्य जो है राजी हो गए, मतलब एक साथ आ गए कि भाई ठीक है हम इस समाधान को मान लेते हैं। देयर आर स्टिल लूज एंड्स, there are still loose ends as more dues pile up over the next 2 years। अब देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अभी भी मामला सही हो नहीं गया, सेटल नहीं हो गया। स्टिल लूज एंड्स, देखो लूज एंड्स का मतलब है अभी भी कुछ बातें ढीली है, मतलब अभी भी केंद्र सरकार को एक्सप्लेनेशन देना है। अभी भी लूज एंड्स का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार सॉल्यूशन लेके आ गई और मामला हो गया, नहीं नहीं, अभी भी आपको और डिटेल बताना है, अभी आपको और एक्सप्लेनेशन देना है, अभी जो है पूरा मामला निपट नहीं गया। तो ये इसलिए इसका मतलब है स्टिल लूज एंड्स एज मोर ड्यूज, कि अभी तो पाइलअप, पाइलअप का मतलब है इकट्ठा होना, ओवर द नेक्स्ट 2 years, आगे आने वाले 2 वर्षों में और भी ज़्यादा जीएसटी जो कंपनसेशन है, जीएसटी ड्यू है, वह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसको केंद्र सरकार जो है किस तरह से पे करेगी, है ना, उसके बारे में अभी कोई एक्सप्लेनेशन सरकार ने नहीं दिया है ना। स्टिल लूज एंड्स का मतलब है कि अभी यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से करेगी। ठीक है, अभी तो टेम्परेरी जो है ये 22 राज्य राजी हो गए केंद्र सरकार के सॉल्यूशन के साथ और किसी तरह से समाधान निकल जाएगा, लेकिन फिर आगे आने वाले जो 2 साल हैं उसमें जो जीएसटी कंपनसेशन राज्यों का बनेगा उसे केंद्र सरकार किस तरह से देगी, इसके बारे में जो है ठीक तरह से एक्सप्लेनेशन केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और देखते हैं, तो ये सब राज्यों की चिंताएं हैं। और देखते हैं दूसरी बात, सेकंड, द सेंटर हैड टास्क्ड द कमीशन, कि भाई सेकंड, द सेंटर हैड टास्क, टास्क का मतलब है किसी को काम सौंपना, द कमीशन, तो केंद्र सरकार ने ये जो वित्त आयोग है इसे काम सौंपा था। क्या काम सौंपा था, विथ असेसिंग, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, अ फ्यू अनयूजुअल आइडियाज, अनयूजुअल मतलब बहुत ही ज्यादा असाधारण, अनयूजुअल आइडियाज, है ना, मतलब आप ऐसे कहो कि यार ये तो बहुत ही असाधारण आइडिया लग रहा है ना। जैसे केंद्र सरकार ने इस वित्त आयोग को कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल आइडियाज़ के बारे में विचार करने के लिए कहा था कि भाई आप इन चीज़ का मूल्यांकन करके देखो कि ये बातें किस हद तक ठीक है। जैसे केंद्र सरकार ने क्या बताया वित्त आयोग को, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए द क्रिएशन ऑफ ए नॉन लैप्सेबल फंड, कि भाई केंद्र सरकार ने वित्त आयोग को कहा कि भाई निर्मित किया जाए, किस चीज़ को निर्मित किया जाए, अ नॉन लैप्सेबल फंड। देखो नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है,
वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों को पैसा देता है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय के द्वारा विभिन्न विभाग जो हैं, हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट जो हैं, उन्हें पैसा दिया जाता है। अब नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब होता है कि भाई एक वित्तीय वर्ष में जितना पैसा आपको दिया गया, अगर आपने उस पैसे का पूरा प्रयोग नहीं किया तो वापस वो राशि वित्त मंत्रालय के पास में चली जाती है। अब केंद्र सरकार क्या चाहती है कि नॉन लैप्सेबल फंड अगर बन जाए तो उसके माध्यम से क्या होगा, नॉन लैप्सेबल फंड जो है ये सुनिश्चित करता है कि जो पैसा आवंटित किया गया और वो पैसा अगर पूरा उपयोग नहीं हो पाया तो वह जो है वापस वित्त मंत्रालय के पास न जाए, वह पैसा इस डिपार्टमेंट के पास ही बना रहे। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाए, किसके लिए, डिफेंस के लिए, है ना, कि भाई जो हमारा रक्षा क्षेत्र है ना, सिक्योरिटी स्पेंडिंग, कि भाई हमारा सुरक्षा पे जो भी खर्चा होता है, सिक्योरिटी स्पेंडिंग मतलब सुरक्षा पे होने वाला खर्चा, तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे होने वाला जो खर्चा है उसके लिए जो राशि आवंटित की जाती है वो अगर पूरी उपयोग नहीं हो पाती ना तो वह रक्षा मंत्रालय के पास में बनी रहनी चाहिए। डिफेंस या हमारा जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास वो राशि बनी रहनी चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार चाहती है ना। तो ये बात जो है केंद्र सरकार ने कही। इसके अलावा और क्या केंद्र सरकार ने बातें कही, एंड इंसेंटिवाइजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एंड इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स, कि भाई उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए फॉर परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के लिए, ऑन रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार, कंसिडर्ड का मतलब है जो कि माने जाते हैं, डिजायरेबल का मतलब है वांछनीय, कि भाई जैसे हमारी जैसी इच्छा, बाय द सेंटर, सच एज, भाई देखो केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय को कहा कि भाई उन राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि दी जाए, है ना। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसा देना, शाबाशी देना, है ना, कुछ किसी भी तरीके से मदद करना, उसको कहा जाता है इंसेंटिवाइज, है ना, अतिरिक्त भत्ते देना उसे कहा जाता है इंसेंटिवाइज। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई केंद्र सरकार जिन सुधारों को वांछनीय मानती है, यानी कि केंद्र सरकार की डिजायर है, केंद्र सरकार की इच्छा है कि भाई ये सुधार होने चाहिए, और जो राज्य उन सुधारों को अपनाते हैं उन राज्यों को जो है उन राज्यों को जो है क्या किया जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए, है ना, बाय द, जैसे कि सच एज अडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, जैसे कि एडॉप्शन का मतलब अपनाना, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, कि भाई विभिन्न योजनाओं के तहत जो राशि लोगों के खातों में जमा की जाती है, विभिन्न योजनाओं के तहत जो राशि लोगों के खातों में डायरेक्ट जमा की जाती है ना, अगर इस तरह की जैसी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, इन्हीं योजनाओं को अगर विभिन्न राज्य भी अपनाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन राज्यों को अतिरिक्त राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। तो यही मतलब हुआ इसका, है ना। तो ये है केंद्र सरकार की कुछ बातें कि भाई केंद्र सरकार कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आई है कि जैसे कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसमें नॉन लैप्सेबल फंड बन सकता है या नहीं बन सकता है ना। इस बात के लिए पूछा है केंद्र सरकार ने वित्त आयोग से कि भाई अगर नॉन लैप्सेबल फंड बन जाएगा तो फिर जो राशि यूज नहीं हो पाएगी एक साल में, वह राशि फिर भी डिफेंस डिपार्टमेंट में बनी रहेगी। इसके अलावा और केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई ऐसे राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए, है ना, कि भाई जिन सुधारों को केंद्र सरकार मानती है, अच्छा कंसिडर्ड का मतलब है मानना, कि भाई जिन सुधारों को केंद्र सरकार अपनी इच्छा के अनुरूप मानती है, अगर उन्हीं सुधारों को विभिन्न राज्य लागू करते हैं, जैसे कि जैसे कि पैसे को डायरेक्ट ट्रांसफर करना, है ना, अगर इनको अपनाया जाता है, एडॉप्शन का मतलब अपनाया, इनको अगर राज्यों के द्वारा भी अपनाया जाता है तो इन राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से, है ना, कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाए। क्या कुछ ऐसे उपाय पॉसिबल हो सकते हैं? इन बातों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त आयोग को कहा। साउथर्न स्टेट्स, कि भाई जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, आर वरिड, वे चिंतित हैं, किस बात को लेकर, दैट द यूज ऑफ 2011 पॉपुलेशन डेटा इंस्टीड ऑफ 1971 विल पेनलाइज देम। अब देखो ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, इन्होंने क्या किया है, अपनी स्थिति को बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेज किया है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है। अब अगर वर्तमान में आप वर्तमान में राजस्व के बंटवारे के लिए 2011 की पॉपुलेशन का प्रयोग करते हो, 2011 की जनगणना का, 1971 की जनगणना के बजाय अगर पैसों के मामलों में आप 2011 की जनगणना का उपयोग करते हो तो दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों का कहना है कि भाई ये तो हमें दंड देना हो गया। विल पेनलाइज देम का मतलब है दंड देना, पेनलाइज का दंड, फॉर मैनेजिंग पॉपुलेशन। भाई दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि भाई एक तो हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया और फिर भी हमें कम पैसा मिल रहा है,
भाई अगर पैसा राज्य के हिसाब से बांटा जाए कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा, यूपी की, एमपी की, राजस्थान की अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो इन्हें पैसा ज़्यादा मिलेगा, केरल, तमिलनाडु, है ना, इनकी अगर जनसंख्या कम है तो इन्हें पैसा कम मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि भाई ये हमें पैसा कम नहीं मिलना चाहिए, ये तो हमारी उपलब्धि है, एक तो हमने पॉपुलेशन को कम किया और अब जो है आप हमसे पैसा छीन रहे हो। होना तो ये चाहिए कि भाई जैसे यूपी है, बिहार है, अगर इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम नहीं किया तो इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, इनका पैसा कट किया जाना चाहिए, कर आप उल्टा रहे हो, है ना, ये दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है। तो आगे देखते हैं। विल पेनलाइज देम फॉर मैनेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बेटर, कि भाई ये जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है इस वृद्धि को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रबंध किया है दक्षिण भारत के राज्यों ने। अब दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि अगर आप 2011 के जनगणना आंकड़ों का प्रयोग करके राजस्व का बंटवारा करोगे तो हमें नुकसान पहुंचाओगे आप, है ना, ये तो हमारे लिए घाटे वाली बात हो गई कि हमने इतना बेहतर काम किया और उसका जो है फायदा हमें नहीं मिल पा रहा। आप तो उन राज्यों को फायदा दे रहे हो जिन्होंने पॉपुलेशन को ढंग से मैनेज भी नहीं किया, जबकि उन्हें तो दंड देना चाहिए। ऑल दीज हैव द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट स्टेट्स एक्चुअल शेयर। अब ये जो सारी की सारी बातें हैं इनमें संभावना है, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभावित करना, टू इम्पैक्ट स्टेट्स एक्चुअल शेयर, कि भाई इन सब बातों से विभिन्न राज्य जो हैं उनका जो वास्तविक हिस्सा बनता है राजस्व में वह प्रभावित हो सकता है। मतलब उसमें इस बात का पोटेंशियल है। ये सारी की सारी जो बातें, सारी की सारी जो चिंताएं हमने डिस्कस की, ये जो है राज्यों के शेयर को प्रभावित कर सकती है। आगे देखते हैं। द आरबीआई असेसमेंट ऑफ स्टेट, कि भाई स्टेट फाइनेंसेस रिवील्स, अब ये रिवील्स आया है आरबीआई के असेसमेंट के लिए, आरबीआई के मूल्यांकन के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या मूल्यांकन किया है कि विभिन्न जो राज्य हैं उनकी वित्तीय स्थिति क्या है। तो विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन आरबीआई ने किया। वह मूल्यांकन इस बात का खुलासा करता है, दे वर ऑलरेडी हर्टिंग फ्रॉम द स्लोइंग इकोनॉमी, कि विभिन्न राज्य जो हैं वो पहले से चोटिल हो रहे हैं। हर्ट का मतलब है नुकसान पहुंचना, पीड़ा पहुंचना, फ्रॉम द स्लोइंग इकोनॉमी, कि भाई कम होती हुई अर्थव्यवस्था। स्लोइंग इकोनॉमी का मतलब है कि भाई इकोनॉमी लगातार घटती जा रही है, अर्थव्यवस्था लगातार घटती जा रही है। तो उस घटती हुई अर्थव्यवस्था का जो है एक तरीके से प्रभाव विभिन्न राज्यों पे पड़ रहे हैं ना, कि विभिन्न राज्यों को नुकसान हो रहा है। दे वर ऑलरेडी हर्टिंग, कि वे पहले से ही चोटिल अवस्था में हैं, पहले से ही वे घायल अवस्था में हैं कम होती हुई अर्थव्यवस्था के चलते। इसके बाद में देखते हैं कि द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यहाँ पे वैश्विक महामारी आया है कोरोना वायरस के लिए। द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन्स हैव मेड थिंग्स वर्स, कि भाई ये जो कोरोना वायरस हुआ इसके बाद में हमने लॉकडाउन लगाया तो इन सब के चलते मामला और भी बिगड़ गया। वर्ष का मतलब है परिस्थिति का और भी ज़्यादा खराब हो जाना, कि पहले ही विभिन्न राज्यों की जो इकोनॉमी थी वो खराब हालत में थी, इसके अलावा ये पेंडेमिक और लॉकडाउन्स के चलते उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई, उनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा खराब हो गई। लास्ट ईयर, पिछले साल, दिस फाइनेंशियल पैनल हैड टेबल्ड एन इंटरिम रिपोर्ट फॉर 2021 by saying a 5-year forecast is tough when the economy is slowing down due to the effects of reforms like demonetization and। देखो पिछले साल क्या हुआ था, इसी वित्त आयोग ने जो है अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, है ना, इंतरिम का मतलब है जो फाइनल नहीं है, है ना, जो अभी अल्पकाल के लिए है ना, थोड़े समय के लिए, कि भाई अभी फाइनल नहीं है, उसको इंतरिम रिपोर्ट कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट जो फाइनल ना हो। तो 2020-2021 के लिए इसी वित्त आयोग ने पिछले साल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये कहते हुए, बाय सेइंग, उस रिपोर्ट में क्या कहा था, ये कहते हुए अब 5-year फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, भविष्य के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना, इज टफ। तो इसी वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस रिपोर्ट में ये कहते हुए कि 5 साल के लिए भविष्यवाणी करना बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। क्यों? व्हेन द इकोनॉमी इज स्लो डाउन, कि भाई अर्थव्यवस्था जो है उसमें कमी आती जा रही है ना, अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है ड्यू टू, किसके कारण, द इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स, कि भाई हमने जो कुछ सुधार किए ना उन सुधार के प्रभावों के चलते, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। भाई इसी पैनल ने पिछले साल कहा था कि हमने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी जैसे जो सुधार किए हैं उनके प्रभावों के चलते अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे हालातों में आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, है ना। इट्स फाइनल रिपोर्ट कम्स एट एन इवन मोर अनसर्टेन टाइम। देखो
पिछले साल क्या कहा था, देखो अब ध्यान देना, ये मतलब मजे की बात है कि पिछले साल इसी पैनल ने कहा था कि हम आगे आने वाले 5 सालों के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत ही डामाडोल स्थिति में है। अब तो मामला और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछले साल तो कोरोना वायरस नहीं था, अब तो कोरोना वायरस आ गया और मामला और भी ज्यादा खराब हो गया। हमने लॉकडाउन लगाया, पता नहीं क्या क्या लगा दिया, है ना। तो अब तो और भी ज्यादा अनिश्चितता की हालत है, और ऐसे हालातों में इस पैनल ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ये देखो, ये मतलब कितनी विडंबना की बात है। तो इट्स फाइनल रिपोर्ट। तो अब इस पैनल ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट की है, कम्स एट एन इवन मोर अनसर्टेन, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट आई है एट एन इवन मोर अनसर्टेन टाइम, मतलब बहुत ही ज्यादा अनिश्चित टाइम में। कि अब तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है। अब तो अगर पिछले साल ही इस पैनल को लग रहा था कि हम आगे आने वाले 5 सालों के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो अब तो और भी अनिश्चितता भरा समय है। तो ऐसे समय में आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? लेकिन अभी हाल ही में इसी दौरान तो अब रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्यों है यह अनिश्चितता भरा टाइम और भी ज्यादा पिछले साल की तुलना में? क्यों? कि विथ द पेंडेमिक थ्रोइंग द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू अ टेलस्पिन। विथ द पेंडेमिक, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसने ये फेंक रही है लगातार। थ्रो का मतलब है फेंकना। ग्लोबल इकोनॉमी, कि भाई जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, इनटू अ टेलस्पिन। देखो, टेलस्पिन का मतलब होता है बिल्कुल डिसऑर्डर में आ जाना, है ना, बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाना, बिल्कुल चक्कर खा जाना। कि भाई पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल चक्कर खा रही है। टेल स्पिन का मतलब है गोते लगाना, चक्कर खाना, है ना। बिल्कुल जो ऑर्डर है आपका, जो अरेंजमेंट है, वो पूरा गड़बड़ा जाना। तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इस समय गड़बड़ाई हुई है, चक्कर खा रही है ना। क्यों चक्कर खा रही है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था? कोरोना वायरस के चलते। तो ऐसे हालातों में अब आप ये अपनी फाइनल रिपोर्ट लेके आए हो, तो अब तो और भी ज्यादा अनिश्चित समय है। अगर आपको पिछली साल ही अनिश्चित लग रहा था टाइम, तो अब तो और भी ज्यादा अनिश्चित है टाइम। ऐसे समय में आप फाइनल रिपोर्ट कैसे रख सकते हो? ऐसे समय में आप आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो, जब आप पिछले साल ही कह रहे थे कि भाई 5 ईयर के लिए भविष्यवाणी करना बहुत ही टफ काम है। दैट द पैनल हैज डेडिकेटेड अ वॉल्यूम एंटायरली टू स्टेट्स, कि भाई पैनल ने अपनी जो भी बातें रखी हैं उन बातों में वॉल्यूम, मतलब आप कह सकते हो एक पूरी की पूरी किताब, है ना। एंटायरली मतलब कंप्लीटली टू स्टेट्स, मतलब कि भाई पैनल ने अपनी जो भी बातें रखी ना, उनमें से एक वॉल्यूम, है ना, आप कह सकते हो कि एक पूरा की पूरा उन्होंने जो भी सिफारिशें की हैं उनमें से एक गट्ठर तो सिर्फ राज्यों के लिए डिवोट किया है। मतलब द पैनल हैज डेडिकेटेड का मतलब है समर्पित करना। अब वॉल्यूम एंटायरली टू स्टेट्स की मतलब पैनल ने जो भी बातें रखी हैं उन बातों में से, जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे आप कह सकते हो कि 3 पेजों में अपनी बातें रखी है ना, या फिर 3 किताबों के रूप में अपनी बातें रखी गई है। तो आप कह सकते हो कि एक पेज या एक किताब पूरी की पूरी राज्यों को डेडिकेटेड है, उसमें सिर्फ राज्यों के बारे में ही बात की गई है। एनालाइजिंग, उसमें एनालाइज किया गया है, विश्लेषण किया गया है द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ईच, डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ईच, कि प्रत्येक राज्य जो है उसके विकास के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसकी डिटेल में चर्चा की गई है। अभी हाल ही में जो एक तरीके से इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी ना, उस रिपोर्ट में इज हार्टनिंग। तो ये जो काम किया है ना पैनल ने, ये बहुत ही खुशी देने वाला है। हार्टनिंग का मतलब है प्रसन्नता देने वाला है, खुशी देने वाला है, दिल को सुखद एहसास देने वाला है कि हाँ, प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है, और एक पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है सिर्फ राज्यों के लिए डेडिकेट किया गया है। द सेंटर कैन अले स्टेट्स फियर्स फर्दर, कि भाई केंद्र सरकार जो है ना, अले का मतलब है दूर करना। अब देखो, ये तो आप जानते होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जब प्लूरल होता है ना कोई भी, तो प्लूरल में अगर हमें एस लगाना होता है ना, तो उसके बाद में एस नहीं लगते, सिर्फ अपोस्ट्रोफियस लगा देते हैं कि बस ये लगा दिया ऊपर अपोस्ट्रोफियस, इसका मतलब है प्लूरल। जैसे आपको लिखना है लड़के का, तो आप क्या लिखोगे? बॉय के बाद में आप क्या लिखोगे? लड़के का, तो आप लगाओगे एस इस तरह से। लेकिन लड़कों का तो बॉयस, तो BOYS, और उसके बाद में बस ये अपोस्ट्रोफिस लगा दिया, हो गया काम। इसका मतलब है विभिन्न लड़कों का, है ना। तो जब भी आपको क्या है, किसी के प्लूरल में अगर पीछे एस आ रहा होता है ना, तो उसके बाद में आप क्या करते हो? एक और एस नहीं लगाते, बस अपोस्ट्रोफिस लगा देते हो। तो द सेंटर कैन अले स्टेट्स फियर्स फर्दर, फर्दर का मतलब है और आगे। जैसे आप कुछ बात बोलते बोलते और कुछ एडिशनल जोड़ना चाहते हो ना उसमें, तो उसके लिए आप फर्दर का प्रयोग करते हो। द सेंटर कैन अले स्टेट्स फियर्स फर्दर, कि भाई जो केंद्र सरकार है वो विभिन्न राज्यों के जो भय हैं उनको और भी ज़्यादा जो है दूर कर सकती है बाय टेबलिंग द रिपोर्ट। बाय टेबलिंग द रिपोर्ट का मतलब है इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करके। टेबल, किसी भी चीज़ को टेबल करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सामने रखना। कि भाई जैसे हम कहें कि इस बिल को टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, यानी कि इस बिल को पार्लियामेंट में रखा गया है।
बाय टेबलिंग द रिपोर्ट सून, यानी कि जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को एक तरीके से आप कह सकते हो कि संसद में प्रस्तुत करके विभिन्न राज्यों के भय जो है, विभिन्न राज्य के जो डर है उन्हें दूर कर सकती है, सो दैट ताकि एनी एंग्जाइटीज कैन बी डिबेटेड, ताकि विभिन्न राज्यों को जो भी चिंताएं हैं ना उनके बारे में विचार विमर्श किया जा सके, एंड लेड टू रेस्ट, ले का मतलब होता है रखना, और उनकी जो चिंताएं हैं उनको जो है रखा जा सके। लेड टू रेस्ट का मतलब होता है कि भाई जो आपकी चिंता है ना उनको शांत किया जा सके, आपकी चिंताओं को शांति से रखा जा सके, मतलब आपकी चिंताओं का समाधान किया जा सके। आगे देखते हैं। एंड स्टेट्स कैन ऑल्सो प्लान अपकमिंग बजट्स, और अगर केंद्र सरकार जितनी जल्दी इस रिपोर्ट को बता देती है तो विभिन्न राज्य जो हैं वे अपने आने वाले, अपकमिंग का मतलब है आने वाला, वे अपने आने वाले बजट को तैयार कर सकते हैं विथ लेस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब विभिन्न राज्य अपने बजट को कम अनिश्चितताओं के साथ तैयार कर सकते हैं। बीइंग रिसेप्टिव टू स्टेट्स कंसर्न, रिसेप्टिव का मतलब है ग्रहण करने वाला, है ना, बीइंग होना, बीइंग रिसेप्टिव टू स्टेट्स कंसर्न्स, कि भाई विभिन्न राज्यों की जो चिंताएं हैं उनके प्रति संवेदनशील होना, है ना, उनको ग्रहण करना। हेल्प, ये निर्मित, ये मदद करता है। फॉर्ज अ फ्रेश कोहेसिव फेडरल कॉम्पैक्ट, फॉर्ज का मतलब होता है निर्मित करना, कोहेसिव का मतलब होता है एकजुट करना, पास पास लाना, फेडरल का मतलब होता है संघीय, और कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। देखो फेडरल, जब हम बोलते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ काम करती हैं, उसे कहा जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों की जो चिंताएं हैं उनको ध्यान से सुनती है, उनकी तरफ रिसेप्टिव अप्रोच अपनाती है, तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है, उसके माध्यम से निर्मित हो सकता है एक नया एकजुट करने वाला संघीय एग्रीमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य जो है पास आ सकते हैं, इनमें एकजुटता बढ़ सकती है, इनमें एग्रीमेंट बढ़ सकता है फॉर द कमिंग ईयर्स, आगे आने वाले वर्षों के दौरान हमें केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच में एकजुटता देखने को मिल सकती है अगर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों की चिंताओं को सुनती है। अ डबल इंजन दैट कैन हैसन इंडियाज रिटर्न टू हाई ग्रोथ, और डबल इंजन, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर दोनों बिल्कुल एकदम एकजुटता के साथ काम करते हैं ना, तो इसका मतलब एक तरीके से डबल इंजन हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था में। कि अभी तो क्या कई जगह हमें देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में टकराव की स्थिति होती है, लेकिन अगर ये दोनों मिलकर काम करें, है ना, तो ये डबल इंजन का काम करेगा। दैट कैन हैसन, हैसन का मतलब है शीघ्रता करना, तेजी लाना, इंडिया रिटर्न टू हाई ग्रोथ। तो अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसके माध्यम से तीव्रता, शीघ्रता हो सकती है और भारत लौट सकता है टू अ हाई ग्रोथ। भारत जो है दोबारा से एक तरीके से वृद्धि जो है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। हाई ग्रोथ अगर जो है इंडिया देख सकता है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये दोनों एक तरीके से डबल इंजन का काम करेंगे।